A very good afternoon to all the participants of this webinar being conducted by DTRTI Lucknow, and we are dealing with Chapter 6 of the Income Tax Act. And while reading Income Tax Act, we are trying to understand the provisions in detail. So we had completed section 80IC, 80IAC, and so we'll continue with section 80IB. Section 80IB, ये deduction in respect of profits and gains from certain industrial undertaking other than infrastructure development undertaking. तो infrastructure development undertakings की बात पिछले sections में हो चुकी है. यहाँ पर कुछ चंद इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स की बात हो रही है जिनके लिए डिडक्शन देने की बात हो रही है. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर टोटल इनकम किसी भी एसएससी की उसमें शामिल है प्रॉफिट्स एंड गेन जो वो डिराइव कर रहा है ऐसे बिजनेस से, जो कि सेक्शन 11, 11A, 11B 3 में रेफर्ड हैं, जिनको कि एलिजिबल बिजनेस कहा जाएगा. ऐसे बिजनेस जो कि सेक्शन 11 के सेक्शन 11 के सबसेक्शन 3 और 11A और 11B में मेंशन्ड है. तो इस सेक्शन के प्रावधानों के अनुसार एक डिडक्शन दिया जाएगा टोटल इनकम को कंप्यूट करते वक्त उन प्रॉफिट एंड गेन्स में से जो कि इक्वल टू सच परसेंटेज एंड फॉर सच नंबर ऑफ असेसमेंट ईयर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन. और कितने असेसमेंट ईयर्स के लिए दिया जाएगा और कितने परसेंटेज से दिया जाएगा, ये इस सेक्शन में आगे प्रेस्क्राइब है. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन से वो बिजनेसेस हैं जो कि 11.3 में और 11A और 11B में मेंशन्ड है. तो उसके लिए हम सेक्शन 11 में जाएंगे. और 11.3 में शायद ये सेक्शन नहीं होना चाहिए, ये सब सेक्शन होना चाहिए. तो लेट अस गो बैक टू आवर सेक्शन और वहाँ पे हम वहीं पर देखेंगे कि ये कौन से बिजनेसेस हैं. Going back to 80IB, तो सबसेक्शन 11.3, 11A और 11B को पहले देख लेते हैं. ये सेक्शन कौन से बिजनेसेस के लिए है. तो 11 में सबसे पहले A है और 11B है. तो उसके पहले शायद सबसेक्शन 3 भी होना चाहिए. सबसेक्शन 3 to 11 है. तो 3 से 11 तक सारे ही सबसेक्शंस हैं जिसमें कि ये अलग अलग बिजनेसेस के लिए अलग अलग परसेंटेज डिडक्शन का प्रेस्क्राइब किया हुआ 80IB सेक्शन. तो ये बिजनेसेस पे जाने से पहले हम देखते हैं कि ये कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि ये
डिडक्शन मिलेगा। तो कंडीशंस उसी तरह से हैं जैसे इसके पहले हम पढ़ते आए हैं सेक्शंस में 80I वाले सेक्शन, कि वो जो बिज़नेस है वो पहले से किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस से स्प्लिट करके या रिकंस्ट्रक्ट करके ना बना हो, और यदि वो सेक्शन 33B के तहत री एस्टैब्लिश हुआ है या फिर से रिवाइव हुआ है, तब वो उस केस में डिडक्शन मिल जाएगा। कोई मशीनरी प्लांट जो है किसी नए बिजनेस में ला के वो बिजनेस ना खड़ा किया गया हो, या 11 शेड्यूल के आइटम्स वो ना बनाता हो, मैन्युफैक्चर नहीं करता हो, और या फिर वो कोल्ड स्टोरेज प्लांट या प्लांट्स भी चला रहा है तो भी उसको ये डिडक्शन मिलेगा। और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है तो वो 11 शेड्यूल के भी आर्टिकल को अगर बना रहा है तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो भी डिडक्शन मिलेगा। और इन कंडीशंस के संबंध में एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि जहां हम कहते हैं कि मशीनरी अगर इंडिया से बाहर से आई हुई है तो निम्नलिखित कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा, कि वो उसका इस्तेमाल उस मशीनरी का इंडिया में न किया गया हो इंस्टॉलेशन से पहले एसएससी के द्वारा, या फिर वो और साथ में वो मशीनरी या प्लांट इंडिया से बाहर से इंपोर्ट किया गया रहा हो और उस संबंध में कोई डेप्रिसिएशन इसके पहले ना मिला। फिर भी अगर कोई मशीनरी या प्लांट दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर करके ये बिजनेस खड़ा किया जाता है तो नए बिजनेस में 20% से ज़्यादा पुराने बिजनेस का प्लांट एंड मशीनरी नहीं होना चाहिए, डज नॉट एक्सीड 20%। क्योंकि ये प्रावधान हम कई पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बस उसको शॉर्ट में समराइज कर रहा हूँ। और अगर कोई ऐसी अंडरटेकिंग है जो कि 10 से ज़्यादा वर्कर एम्प्लॉय कर रही है तो, और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पावर से कैरी आउट हो रहा है, या फिर अगर वो पावर के बिना कर रही है तो 20 से ज़्यादा लोग उसमें होने चाहिए, तभी वो डिडक्शन मिलेगा। जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो 25% हो जाएगा। अब यहाँ अमाउंट ऑफ डिडक्शन लिखा है 3 से शुरू हो रहा है। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग शैल बी 25%, या जहाँ एसएससी कंपनी है तो उसको 30% डिडक्शन मिलेगा। और ये डिडक्शन 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स तक मिलता रहेगा। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 12 कंसेक्यूटिव यानी लगातार 12 असेसमेंट ईयर्स तक मिलता रहेगा, बिगिनिंग विद द इनिशियल असेसमेंट ईयर, शुरू के असेसमेंट ईयर से शुरू करते हुए, एंड सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। और निम्नलिखित कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो ये डिडक्शन मिलेगा। और कंडीशन ये है कि इट बिगिंस द मैन्युफैक्चर, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू हुई थी या प्लांट का ऑपरेशन शुरू हुआ था अप्रैल 91 के बाद और 31 मार्च 95 के पहले, या और कोई फर्दर पीरियड में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से जारी कर सकता है। और अगर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थी तो उसका मैन्युफैक्चर शुरू होना चाहिए या उसका कोल्ड स्टोरेज प्लांट का ऑपरेशन शुरू होना चाहिए 1 अप्रैल 1995 से लेकर 2002 31 मार्च के बीच में। तो जब हम कहते हैं 31 मार्च 2002 के बीच में, इसका मतलब है कि 31 मार्च 2002 पर वो आके खत्म हो जाता है डिडक्शन। इसके बाद अगर कोई काम शुरू होगा तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन इंडस्ट्री बैकवर्ड स्टेट, जो स्टेट इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है और जिसको बैकवर्ड स्टेट के रूप में स्पेसिफाई किया गया 8 शेड्यूल में, उस केस में डिडक्शन 100% होगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स का, और ये 5 असेसमेंट ईयर्स तक मिलेगा। और 5 असेसमेंट ईयर्स तक 100% मिलेगा और उसके बाद जो है 25% मिलेगा, या अगर वो कंपनी है तो 30% डिडक्शन मिलेगा उसके प्रॉफिट्स एंड गेन्स में से, जो
वो ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से डिराइव कर रहा है जो कि इंडस्ट्रियली बैकवर्ड स्टेट में है। लेकिन शर्त यह है कि कुल पीरियड जो डिडक्शन का है वो 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंसेक्यूटिव भी होने चाहिए, यानी लगातार ये असेसमेंट ईयर्स होने चाहिए, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 12 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो मैन्युफैक्चरिंग है या कोल्ड स्टोरेज प्लांट का जो ऑपरेशन है वो 1 अप्रैल 93 से लेके 31 मार्च 2004 के बीच में शुरू होना चाहिए। और एक और शर्त यह है कि जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट रीजन की इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको नोटिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की हैं जिनको नोटिफाई किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो डिडक्शन का अमाउंट है वो 100% ऑफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स होगा 10 असेसमेंट ईयर्स तक। और यहाँ पे 10 कंसेक्यूटिव नहीं लिखा हुआ है। एंड द टोटल पीरियड ऑफ डिडक्शन शैल इन सच ए केस नॉट एक्सीड 10 असेसमेंट ईयर्स। कुल जो डिडक्शन है, पीरियड ऑफ डिडक्शन, वो 10 असेसमेंट ईयर से ज़्यादा नहीं होगा। तो खैर ऐसे लिखने से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये कंसेक्यूटिव होने चाहिए। प्रोवाइडेड ऑल्सो that no deduction under this subsection shall be allowed for the assessment year beginning on 1st April 2004 or any subsequent year to any undertaking or enterprise referred to in subsection 2 of section 80 IC. सेक्शन 80 IC जो इसके बाद आएगा उसके सबसेक्शन 2 में जो एंटरप्राइजेज मेंशन्ड है उनको ये डिडक्शन 1 अप्रैल के 2004 के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको ये डिडक्शन फिर 80 IC में मिलेगा, इस सेक्शन में नहीं मिलेगा। और बशर्ते ऑल्सो दैट इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो कि स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में है, तो इस प्रोवाइजो के जो प्रोविजंस हैं उनका इफेक्ट ऐसे होगा जैसे कि 31 मार्च 2004 की जगह हमने 31 मार्च 2012 लिख दिया हो। तो जहाँ पर भी 31 मार्च 2004 हमने कहा है 2012 तक एक्सटेंड हो जाता है जम्मू और कश्मीर के पर्पस से, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। और बशर्ते ये कि कोई भी डिडक्शन इस सबसेक्शन में नहीं दिया जाएगा एक ऐसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को जो स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में है, जो ऐसे आर्टिकल बना रही है जो कि 13 शेड्यूल के पार्ट सी में स्पेसिफाइड है। तो जम्मू कश्मीर के लिए खास तौर पे 13 शेड्यूल के पार्ट सी में बनाए जाने वाले आर्टिकल्स की इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो किसी भी एसएससी के पास कई अंडरटेकिंग हो सकती हैं, तो जो डिडक्शन है पर्टिकुलर अंडरटेकिंग या एंटरप्राइज के लिए है, ना कि केवल किसी एसएससी के पूरी इनकम के लिए। अब सबसेक्शन 5 क्या कहता है? सबसेक्शन 5 ये कहता है द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लोकेटेड इन सच इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ इंडस्ट्रियली बैकवर्ड स्टेट की इंडस्ट्री बात नहीं हो रही है, इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की, जिलों की बात हो रही है। केंद्र सरकार गाइडलाइन बनाएगी और प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस के को मद्देनजर वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी और नोटिफाई करके स्पेसिफाई करेगी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है इंडस्ट्री बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जिसको कैटेगरी ए का इंडस्ट्री बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाएगा या कोई इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को कैटेगरी बी कहा जाएगा। तो जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन है ऐसी दो कैटेगरी की इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, उनमें जो डिडक्शन होगा वो 100% होगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स का, जो कैटेगरी ए वाली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 5 असेसमेंट ईयर्स के लिए स्टार्टिंग विद द इनिशियल ईयर, और उसके बाद फिर 25% होगा, हालांकि कंपनियों के लिए वो 30% होगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स का उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की, बशर्ते ये कि कुल पीरियड डिडक्शन का 10 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, या फिर जहां वो एसएससी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वहां उसको 12 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स तक ये डिडक्शन मिलेगा।
Provided further that the industrial undertaking begins to manufacture or produce articles or things or to operate its cold storage plant at any time during the period beginning 1st 94, 1st October 94 and ending on 31st March 2004. इस पीरियड में उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू होनी चाहिए। और जब हम कहते हैं 31st मार्च 2004, उस डेट तक वो खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं 100% ऑफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स डेराइव्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लोकेटेड इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैटेगरी बी। ये कैटेगरी ए का था 1 में। बी कैटेगरी बी के लिए 3 असेसमेंट ईयर तक मिलेगा और शुरुआत के असेसमेंट ईयर से शुरू करके स्टार्टिंग विद द इनिशियल असेसमेंट ईयर, और उसके बाद आफ्टर 25% मिलेगा। अगर कंपनी है तो उसको 30% मिलेगा। और बशर्ते ये कि जो डिडक्शन है वो लगातार असेसमेंट ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसको 12 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स तक ये डिडक्शन मिलेगा। और बशर्ते ये कि ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी वही 94 से 2004 के बीच के पीरियड में, यानी कि वो 2004 मार्च के बाद अगर वो शुरू करती है 31 मार्च के बाद, तो ये डिडक्शन इस सेक्शन में नहीं मिलेगा। अब आते हैं सब सेक्शन 6 पर। द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन द केस ऑफ बिजनेस ऑफ ए शिप। अब शिप का बिजनेस है तो बिजनेस के लिए ये जो डिडक्शन होगा ये 30% ऑफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स होगा जो उस शिप से डिराइव हो रहा है 10 लगातार असेसमेंट ईयर्स तक, जिसमें इनिशियल असेसमेंट ईयर भी शामिल होगा। बशर्ते ये शिप को कब मिलेगा? बशर्ते कि शिप जो है वो इंडियन कंपनी के द्वारा ओन्ड होना चाहिए और पूर्णतया वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, किसी प्राइवेट पर्पस के लिए नहीं यूज होना चाहिए। और एक्विजिशन की डेट से पहले उसका ओनरशिप या इस्तेमाल इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में किसी भी रेजिडेंट पर्सन के द्वारा नहीं किया गया हो। और तीसरी शर्त यह है कि इंडियन कंपनी ने उसको यूज में लाया हो 1 अप्रैल 91 और 31 मार्च 95 के बीच में, यानी 31 मार्च 95 के बाद ये प्रोविजन का इफेक्ट खत्म हो जाता है इस शिप के पर्पज से। और सबसेक्शन 7 क्या कहता है? सबसेक्शन 7 ये कहता है कि डिडक्शन का अमाउंट जो है होटल के केस में होगा 50% ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स, और ये 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक मिलेगा बिगिनिंग फ्रॉम द इनिशियल असेसमेंट ईयर। ऐसा होटल जो कि हिली एरिया में लोकेटेड है या किसी रूरल एरिया में लोकेटेड है या किसी पिलग्रिमेज की प्लेस में लोकेटेड है, तीर्थ यात्रा की जगह, या किसी और दूसरी जगह में जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के नीड के अनुसार टूरिज्म के लिए और दूसरे सुसंगत बातों को मद्देनजर स्पेसिफाई कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके कि ये भी जगह है जहां पर अगर वो होटल खुलता है तो उसको भी डिडक्शन मिलेगा। और साथ में वो उस होटल को फंक्शनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। सच होटल स्टार्ट फंक्शनिंग, बिजनेस ऑफ होटल की बात नहीं की गई, होटल को फंक्शनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग ऑन 1st April 1990 एंड एंडिंग ऑन 94, या फिर बिगिनिंग ऑन 1st April 1997 एंड एंडिंग ऑन 31st March 2001। इस पीरियड में उसका कार्य शुरू हो जाना चाहिए बिजनेस, बशर्ते कि अगर वो होटल लोकेटेड है किसी ऐसे म्युनिसिपल जुरिस्डिक्शन में जो कि कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई के अंतर्गत आता है और जिसने फंक्शनिंग 4/97 से लेकर 31 मार्च 2001 के बीच में भले ही शुरू कर दी हो, उस होटल पे अप्लाई नहीं करेगा। यानी बड़े सिटीज़ के होटल को ये अप्लाई नहीं करेगा, भले ही वो हिली एरिया में ही हो। और बशर्ते फर्दर कि जो ये होटल है ये अप्रूव होना चाहिए प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा,
इस क्लॉज के पर्पज से अप्रूव होना चाहिए, रूल्स के अनुसार अप्रूव होना चाहिए जो कि इस एक्ट के तहत बनाए गए हैं, एंड वेयर द सेड होटल इज अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, जहाँ पर ये होटल प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव होता है 31 मार्च 1992 से पहले, तो ये मान लिया जाएगा कि उसको प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया था इस सेक्शन के पर्पज से ऐसे असेसमेंट ईयर्स के लिए भी जो कि 91 से शुरू हो रहा है, यानी 91-92 के लिए। और उसका जो बी पार्ट है उसमें पहले तो ये हुआ कि डिडक्शन जो है होटल के केस में पहले तो 50% होगा, उसके बाद डिडक्शन 30% होगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स का अगर लोग होटल ऐसी जगह में लोकेटेड है इन एनी प्लेस जो कि सब क्लॉज ए में नहीं है, यानी कि कोई भी नॉन हिल एरिया में, और ये भी 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए होगा, और बशर्ते कि होटल ने स्टार्ट कर दिया फंक्शनिंग 1 अप्रैल 91 से 31 मार्च 95 के बीच में, या 97 से शुरू करके टिल 31 मार्च 2001 के बीच में, बशर्ते ये कि कोई भी चीज़ इस क्लॉज में नहीं अप्लाई करेगी अगर वो होटल जो है किसी म्यूनिसिपल जुरिस्डिक्शन में है जो कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई का जुरिस्डिक्शन है, और जिसने फंक्शनिंग भले ही 97 और 2001 के बीच में शुरू कर दी भी हो, तो उसे बड़े शहर वाले होटल को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। और पार्ट सी में कहा जा रहा है कि जो डिडक्शन क्लॉज ए और बी में दिया जा रहा है उसके लिए भी एक कंडीशन है। कंडीशंस ये हैं कि होटल का बिजनेस जो है किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्ट करके नहीं बना हो, या किसी पुरानी बिल्डिंग को दूसरे बिजनेस की बिल्डिंग को नए बिजनेस में ट्रांसफ़र करके नहीं बनाया गया हो, या किसी मशीनरी प्लांट को जो पहले यूज़ की गई हो उसको नए बिजनेस में ट्रांसफ़र करके नहीं बनाया गया हो। और दूसरी बात यह है कि होटल का बिजनेस है वो उसकी ओनरशिप और चलाए जाने का वो इंडिया चलाया जाना कंपनी के द्वारा किया जाना चाहिए जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड हो, और जिसका कैपिटल 5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। और तीसरा बात यह कि प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा होटल टाइमिंग के लिए अप्रूव्ड हो, बशर्ते ये कि जो होटल अप्रूव्ड है प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा 1 अप्रैल 99 से पहले, उसको ये मान लिया जाएगा कि वो इस सेक्शन के तहत भी अप्रूव्ड है। और 7A यानी पुराने होटल्स को भी जिनका अप्रूवल हो गया था उनको बेनिफिट देते हुए 7A में कहा जा रहा है कि जो डिडक्शन मल्टीप्लेक्स थिएटर को मिलेगा, तो ये डिडक्शन मल्टीप्लेक्स थिएटर को भी मिलेगा। मल्टीप्लेक्स थिएटर को किस प्रकार से डिफाइन किया जा रहा है, लेट मी सी अगर इसको डिफाइन किया गया कि नहीं किया गया। एनीवे अभी आते हैं उस पर, बट स्टिल मल्टीप्लेक्स थिएटर का मतलब आप जानते ही हैं कि एक ऐसा थिएटर जिसमें कई सारे पिक्चर हॉल होते हैं, और वहाँ पे 50% ऑफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ये मिलेगा, और ये 5 साल तक मिलेगा। और यहाँ पर भी वही लिखा है कि बड़े शहरों में नहीं मिलेगा। और ये डिडक्शन जो है ये तभी मिलेगा जब उसका कंस्ट्रक्शन 2002 से 2005 के बीच में हुआ। 2005 से 31 मार्च को खत्म हो गया डिडक्शन, और वो जो बिजनेस है ये पुराने बिजनेस को स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्ट करके ना बना हो, या इसके मशीनरी प्लांट को ट्रांसफर करके ना बन गया हो। और एसएससी एक रिपोर्ट भी देगा जो कि ऑडिट रिपोर्ट कही जाती है, ये B3 के अंदर। तो ये भी एक कंडीशन है कि ऑडिट रिपोर्ट भी एसएससी देगा। अब 7B में ये कहा गया है, और ये ऑडिट रिपोर्ट स्पेसिफाइड डेट से पहले देनी है, और उस ऑडिट रिपोर्ट में सर्टिफाई किया जाएगा कि डिडक्शन जो है सही ढंग से क्लेम किया गया है, सही क्लेम किया गया है, which means that the auditor will have to verify this fact. 7B में कहा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन द केस ऑफ एनी कन्वेंशन सेंटर, कहीं कन्वेंशन सेंटर बनता है जो बड़े बड़े कन्वेंशंस करने के लिए बनाए जाते हैं, उस पर जो डिडक्शन मिलेगा वो उससे जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स डिराइव्ड है
उसका 50% होगा उस बिल्डिंग के बिजनेस से या उसके कन्वेंशन सेंटर को ओन और ऑपरेट करने के बिजनेस से, और ये 5 लगातार ईयर्स तक मिलेगा इनिशियल असेसमेंट ईयर के बाद। और ये डिडक्शन तभी अलाउ होगा जब वो कन्वेंशन सेंटर कंस्ट्रक्ट कर दिया गया था 1 अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2005 के बीच में, यानी कंप्लीशन हो गया उसका कंस्ट्रक्शन का। और तभी मिलेगा जब ये कन्वेंशन सेंटर का बिजनेस है ये किसी पुराने बिजनेस को स्प्लिट या रिकंस्ट्रक्ट करके ना बनाया गया हो, या किसी नए बिजनेस में पुरानी किसी बिजनेस की बिल्डिंग या मशीनरी प्लांट को ट्रांसफर करके ना बना दिया गया। और यहाँ पर भी एसएससी को एक ऑडिट रिपोर्ट देनी होगी जैसा B3 में प्रावधानित है। उसके बाद 8 में कहा जा रहा है कि जो अमाउंट ऑफ रिडक्शन किसी कंपनी को दिया जाएगा जो कि साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रही है, डेवलपमेंट का काम कर रही है, जो वैज्ञानिक शोध और विकास का कार्य कर रही है, वो 100% होगा of the profits and gains of such business for a period of 5 assessment years starting from the initial assessment year। और ये तब मिलेगा जब वो कंपनी जो ये साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कर रही है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है और उसका मेन उद्देश्य है कि वो साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट करेगी, और वो कंपनी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा टाइम बिंग के लिए अप्रूव्ड भी है, जो अप्रूवल 1 अप्रैल 1999 के पहले ले लिया गया था। और 8A में कहा जा रहा है कि जो अमाउंट है रिडक्शन का किसी कंपनी के केस में, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट करवा रही है, वो 100% होगा। अगर वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, कैरिंग ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट शैल बी 100%। अगर वो रजिस्टर्ड है और ये 10 असेसमेंट ईयर्स तक मिलेगा। इसके पहले जो था, अगर वो अप्रूव थी 1 अप्रैल 1999 के पहले तो उसको 5 असेसमेंट ईयर्स तक मिल रहा था, लेकिन अगर वो अप्रूव्ड है 31 मार्च 2000 के बाद से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच में, तो उसको 100% रिडक्शन मिलेगा 10 असेसमेंट ईयर तक, अगर वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है और उसका मुख्य उद्देश्य साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट है, और वो दूसरे कंडीशंस जैसे कि प्रेस्क्राइब कंडीशन है उसको फॉलो कर रही है। अब आते हैं सेक्शन 9 पे। द अमाउंट ऑफ रिडक्शन टू अंडरटेकिंग शैल बी 100% ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 7 consecutive years if such undertaking fulfills any of the following conditions। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंडरटेकिंग्स के लिए ये 7 लगातार असेसमेंट ईयर्स तक 100% प्रॉफिट्स का रिडक्शन दिया जा रहा है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए काफ़ी लंबा पीरियड है। अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड है और उसने अपना कमर्शियल प्रोडक्शन, मिनरल ऑयल का कमर्शियल प्रोडक्शन 1 अप्रैल 97 से पहले शुरू कर दिया हो, या फिर वो कहीं भी इंडिया में लोकेटेड है और उसने अपना कमर्शियल प्रोडक्शन ऑयल का, ये ऑयल कंपनीज के लिए है, 1 अप्रैल 97 के बाद और 31 मार्च 2017 से पहले शुरू कर दिया हो, और बशर्ते ये कि जो प्रोविजन है इस क्लॉज के वो नहीं अप्लाई करेंगे ऐसे ब्लॉक्स के केस में जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत लाइसेंस करे गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था 31 मार्च 2011 के बाद, और ये इसको न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत किया गया था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित की गई थी इस रेजोल्यूशन नंबर के साथ, जिसकी तारीख 10 फरवरी 1999 है, और इन परसुएंस ऑफ एनी लॉ या कोई और लॉ की परसुएंस में ऐसा हो सकता है। अगला कंडीशन ये है कि वो जो अंडरटेकिंग है इट इज एंगेज इन मिनरल ऑयल रिफाइनिंग and it begins such refining work after 1st October 98 and before 31st day of March 2012, yeah, up to that date. Now 4 में क्या कहा जा रहा है, that it is engaged in commercial production of natural gas
नेचुरल गैस का कमर्शियल प्रोडक्शन कर रही है इन द ब्लॉक्स विच आर लाइसेंस्ड अंडर 7th राउंड ऑफ बिडिंग और अवार्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सप्लोर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जो दिए जा रहे हैं, जिसको कि नेल्प 8 कहा जाता है, न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी NELP, जो कि अनाउंस की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस रेजोल्यूशन के माध्यम से, जो 10 फरवरी 1999 को किया गया था। एंड इट बिगिंस कमर्शियल प्रोडक्शन आफ्टर 1 अप्रैल 2009, और लेकिन 31 मार्च 2017 से पहले नहीं। और अगली कंडीशन ये है कि इट इज एंगेज इन कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड ब्लॉक्स लाइसेंस्ड अंडर 4th राउंड ऑफ बिडिंग फॉर अवार्ड एंड एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कोल बेड मीथेन ब्लॉक जिसमें से गैस निकलती है मीथेन गैस, उसके एक्सप्लोरेशन के लिए, और वो कमर्शियल प्रोडक्शन 1 अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2017 तक उसने किया था। तो 31 मार्च 2017 में बहुत सारे जो डिडक्शंस हैं वो ख़त्म किए गए हैं, खासतौर पे ये ऑयल वाले भी ख़त्म कर दिए गए। फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर दिस सबसेक्शन, इस सबसेक्शन में डिडक्शन क्लेम करने के लिए ऑल ब्लॉक्स विच आर लाइसेंस्ड अंडर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन awarded under the new exploration licensing policy announced by the government of India, White Resolution so and so, or has been awarded in pursuance of any law for the time being in force, or has been awarded by the central or state government in any other manner, shall be treated as a single undertaking. डिडक्शन क्लेम करने के पर्पज से जितने भी ब्लॉक्स, सारे के सारे ब्लॉक्स जो लाइसेंस किए गए थे एक कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, तो अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको एक अंडरटेकिंग माना जाए। और 10 में कहा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल टेकिंग डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, जो भी अंडरटेकिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रही है जिसको अप्रूवल 31 मार्च 2008 के पहले दिया गया किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, उसको 100% प्रॉफिट्स का रिडक्शन मिलेगा, which was derived in the previous year relevant to the assessment year, जो प्रॉफिट्स ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट से डिराइव किए गए थे, बशर्ते इफ यानी यदि वो अंडरटेकिंग ने अपना बिजनेस कमेंस किया है या उसने डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट का शुरू किया है, या तो उसने अपना अंडरटेकिंग ने या तो कमेंस कर दिया या कमेंस डेवलपमेंट को और कंस्ट्रक्शन को दोनों को कमेंस कर दिया, स्टार्ट कर दिया 1st डे ऑफ अक्टूबर 1998 से, और कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर दिया अगर वो हाउसिंग प्रोजेक्ट है तो जो कि लोकल अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव था वो खत्म कर दिया 1st डे ऑफ अप्रैल 2004 से, और या फिर उसने जिसका अप्रूवल 1 अप्रैल 2004 से पहले लोकल अथॉरिटी ने दिया था उसको उसने कंप्लीट कर दिया बाय 31 मार्च 2008। और अगर ऐसा केस है जिसमें कि हाउसिंग प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया लोकल अथॉरिटी के द्वारा 1 अप्रैल 2004 से पहले लेकिन 2005 के बाद नहीं, विद इन 4 ईयर्स, जो कि फाइनेंशियल ईयर एंड से इसमें वो प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया था, और एक ऐसे केस में जहाँ पर ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसको अप्रूव किया गया लोकल अथॉरिटी के द्वारा 1 अप्रैल 2005 के बाद, तो उसको विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द हाउसिंग प्रोजेक्ट इज अप्रूव बाय द लोकल अथॉरिटी, उसने मतलब 5 साल में कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे 5 साल कंप्लीशन का दिया है, यहाँ 4 साल दिया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके दिया हुआ है। अब एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इन ए केस वेयर अप्रूवल इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट इज ऑब्टेन्ड मोर देन वंस, ऐसे केस में जहाँ अप्रूवल एक बार नहीं लिया जाता, एक से ज़्यादा बार लिया जाता है, तो ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है उसको अप्रूव मान लिया जाएगा उस तारीख को जब उसका जो बिल्डिंग प्लान है वो अप्रूव किया जाता है लोकल अथॉरिटी के द्वारा, और जो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है हाउसिंग प्रोजेक्ट की वो डेट मानी जाएगी, शैल बी टेकन टू बी द डेट ऑन विच द कंप्लीशन सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच हाउसिंग प्रोजेक्ट इज इशू। जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस वक्त इशू हो गया तो कंप्लीट माना जाएगा, और जब बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो गया उस डेट को वो स्टार्ट माना जाएगा।
और अगली कंडीशन क्या है? ये कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस में हाउसिंग प्रोजेक्ट को ये 100% प्रॉफिट्स का बेनिफिट मिल रहा है, जिसका अप्रूवल 2008 से पहले हुआ था। और बी है कि प्रोजेक्ट ऐसे प्लॉट के साइज पे है जो कम से कम 1 एकड़ का प्लॉट है, और प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन सब क्लॉज ए और बी शैल अप्लाई टू अ हाउसिंग प्रोजेक्ट carried out in accordance with the scheme framed by the central government and state government for reconstruction or redevelopment of existing buildings. अगर ये जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को रिकंस्ट्रक्ट या रीडेवलप करने के लिए है स्लम एरियाज में, या ऐसी स्कीम जो नोटिफाइड है बोर्ड में इन दिस बिहाफ, उसको उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा जो कि क्लॉज ए या क्लॉज बी में रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, यानी कि 1 एकड़ से कम का भी वो प्रोजेक्ट हो सकता है, और जो भी रिस्ट्रिक्शन ए में लगे वो भी नहीं लगेंगे। यानी स्लम डेवलपमेंट गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है और इसलिए वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सी में ये कहा गया है कि जो रेजिडेंशियल यूनिट है उसका जो मैक्सिमम बिल्टअप एरिया है, मैक्सिमम बिल्टअप एरिया वो 1000 स्क्वायर फीट छोटे मकानों के लिए दिया जा रहा है, 1000 स्क्वायर फीट के होना चाहिए। वेयर सच रेजिडेंशियल यूनिट इज सिचुएटेड विद इन दी सिटी ऑफ दिल्ली, अगर दिल्ली से के अंदर है या मुंबई के अंदर है, या और विद इन 25 किलोमीटर्स फ्रॉम द म्यूनिसिपल लिमिट, या फिर वो म्यूनिसिपल लिमिट से 25 किलोमीटर तक होना चाहिए, एंड 1500 स्क्वायर फीट एट एनी अदर प्लेस, और बाकी कोई और अगर जगह हो दिल्ली मुंबई के अलावा वहाँ पे वो 1500 स्क्वायर फीट का भी होगा तो भी चलेगा। सॉरी, वो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1500 स्क्वायर फीट से बड़े वाले को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम उसका साइज 1500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। और जो बिल्टअप एरिया है शॉप्स का और दूसरे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स का, इंक्लूडिंग द हाउसिंग प्रोजेक्ट, डज नॉट एक्सीड 3% ऑफ द एग्रीगेट बिल्टअप एरिया। और जो भी एग्रीगेट बिल्टअप एरिया है हाउसिंग प्रोजेक्ट का, उसका 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि शॉप्स और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का जो बिल्टअप एरिया है, या 5000 स्क्वायर फीट भी हो सकता है, विच एवर इज हायर, और नॉट मोर देन 1 रेजिडेंशियल यूनिट इन द हाउसिंग प्रोजेक्ट इज अलॉटेड टू एनी पर्सन। एक से ज़्यादा यूनिट किसी भी एक पर्सन को नहीं अलॉट होना चाहिए जो कि इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल है तो उसको हो सकता है एक से ज़्यादा। In a case where a residential unit in the housing project is allotted to a person being an individual, no other residential unit in such housing project is allotted to any of the following persons. तो किसी भी इंडिविजुअल को अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक रेजिडेंशियल यूनिट अलॉट हुआ है तो कोई और रेजिडेंशियल यूनिट ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट में अलॉट नहीं होना चाहिए इन लोगों को, कि इंडिविजुअल या स्पाउस को या माइनर चिल्ड्रन को, ऐसे इंडिविजुअल के, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जिसमें वो इंडिविजुअल करता है, या ऐसे पर्सन को जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे इंडिविजुअल को, उसके स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन को, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जिसमें वो इंडिविजुअली करता है। And for the removal of doubts, it is hereby declared that nothing contained in subsection shall apply to any undertaking which executes the housing project as a works contract, और जो इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रूप में एग्जीक्यूट करिए तो उसको नहीं मिलेगा ये बेनिफिट। ये बात पहले भी की गई है। और सबसेक्शन 11 से हमने देखा था कि किस तरह के अंडरटेकिंग है जिनको ये मिलता है, उसमें हमने देखना था, तो अब हम देख रहे हैं। नथिंग notwithstanding anything contained in clause 3 of subsection 2 and subsection 3, 4 and 5, the amount of reduction in the case of industrial undertaking deriving profit from the business of setting up and operating a cold chain facility, जो भी अंडरटेकिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी को सेटअप या ऑपरेट कर रही है
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए शैल बी 100% ऑफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स, उसको प्रॉफिट्स एंड गेन्स का 100% डिडक्शन मिलेगा 5 असेसमेंट ईयर तक, और इनिशियल असेसमेंट ईयर और बाद में 25% मिलेगा, या कंपनी के केस में 30% मिलेगा। तो कोल्ड चेन के लिए 100% और 5 असेसमेंट ईयर्स तक, और 25% उसके बाद, टोटल 10 साल होना चाहिए। कंपनी के लिए 30% की कुल पीरियड जो डिडक्शन का है वो 10 लगातार असेसमेंट ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, या कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 12 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और ये कंडीशन भी फुलफिल होने चाहिए कि वो शुरू कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है ऐसी फैसिलिटी को ऑन और आफ्टर 1 डे ऑफ अप्रैल 1999, और या फिर और तथा 2004 अप्रैल से पहले उसने शुरू कर दिया हो इस फैसिलिटी को। उसके बाद ये तो हुआ कोल्ड चेन के लिए। उसके बाद 11A में द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन केस ऑफ एन अंडरटेकिंग डिराइविंग प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ, जो डिराइव कर रहा है प्रॉफिट प्रोसेसिंग, प्रिजर्विंग एंड पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स और पोल्ट्री और मरीन और डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री जो मुर्गी पालन से निकलता है प्रोडक्ट्स, और फ्रॉम द इंटीग्रेटेड बिजनेस हो, जिसका कि मिला जुला बिजनेस हो, संगठित बिजनेस हो, ऑफ हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ऐसे बिजनेस वाले को 100% अंडरटेकिंग को मिलेगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स का डिडक्शन, पहले 5 असेसमेंट ईयर्स के लिए, और उसके बाद 25%, और कंपनी है तो 30% मिलेगा उन प्रॉफिट्स पे जो ड्राइव किए गए फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ सच बिजनेस, इन ए मैनर दैट द टोटल पीरियड जो डिडक्शन का है वो 10 लगातार असेसमेंट ईयर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। लगातार पहले 5 साल ही, फिर 5 साल 25 या 30% मिलेगा, और कंडीशन ये है कि उसका जो ऑपरेशन है वो 1 अप्रैल 2001 के बाद शुरू हुए हों। और बहरहाल ये कहा गया है कि इस सेक्शन के जो प्रावधान है वो नहीं अप्लाई करेंगे ऐसे अंडरटेकिंग को जो कि मीट या मीट प्रोडक्ट्स या पोल्ट्री या मरीन या डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसको एनिमल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, उसके प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग के काम में हो, अगर वो ऐसा बिजनेस शुरू कर 1 अप्रैल 2009 से पहले, यानी 1002 से 9 से पहले शुरुआत वाले बिजनेस को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, और उसके बाद वाले को ही मिलेगा। उसके बाद द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग डिराइव फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग हॉस्पिटल, जो भी अंडरटेकिंग हॉस्पिटल चला रहा है रूरल एरिया में, उसको 100% प्रॉफिट्स एंड गेन्स का मिलेगा फॉर पहले 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स में, जो कि इनिशियल असेसमेंट ईयर से शुरू होता है, यदि वो हॉस्पिटल 2004 1 अक्टूबर और 31 मार्च 2008 के बीच में बनाया गया रहा हो, और जो हॉस्पिटल है उसके पास कम से कम 100 बेड ज़रूर होने चाहिए पेशेंट्स के लिए, और जैसे बेड ऐसे हॉस्पिटल का जो कंस्ट्रक्शन है वो रेगुलेशंस के अनुसार होना चाहिए, जो भी फोर्स में है लोकल अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए। और साथ में ये भी ज़रूरी है कि एसएससी ऑडिट रिपोर्ट भी फर्निश करेगा विद इन द स्पेसिफाइड डेट। ये ऑडिट रिपोर्ट की बात ये जो है बार बार में ऐड की गई है कई सेक्शंस में। और एक हॉस्पिटल को मान लिया जाएगा कि वो कंस्ट्रक्ट हो गया था उस तारीख को, जब वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, इशू किया जाएगा कंसर्न लोकल अथॉरिटी के द्वारा। और 11C में कहा जा रहा है कि जो अमाउंट है डिडक्शन का इन केस ऑफ अंडरटेकिंग डिराइविंग प्रॉफिट्स फ्रॉम एनी बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग हॉस्पिटल, जो कहीं भी लोकेटेड हो एक्सक्लूडेड एरिया को छोड़ के, वो उसको 100% मिलेगा।
पहले 5 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स तक, और तब मिलेगा जब उसका जो बिजनेस है, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट हो गया था और उसने फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी 1 अप्रैल 2008 और 31 मार्च 2013 के बीच में। और हॉस्पिटल के पास कम से कम 100 बेड होने चाहिए, और कंस्ट्रक्शन जो है वो रेगुलेशंस और बाईलॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए लोकल अथॉरिटी के, और उनको भी ये ऑडिट रिपोर्ट टाइम से फर्निश करनी होगी। एक्सक्लूडेड एरिया कुछ है जो डिफाइन किया गया है। एक्सक्लूडेड एरिया में अगर वो है तो उसको नहीं मिलेगा। जो ग्रेटर मुंबई, जो अर्बन बड़े बड़े एरियाज हैं, दिल्ली अर्बन एग्लोमरेशन, कोलकाता एग्लोमरेशन, मतलब जो सब इकट्ठा हुआ जो एरिया है, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत ही एकदम हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज हैं, उनको इसमें छोड़ा गया है। और डी में, द एरिया कंप्राइजिंग एन अर्बन एग्लोमरेशन शैल बी द एरिया इंक्लूडेड इन सच अर्बन एग्लोमरेशन। यह अर्बन एग्लोमरेशन वर्ड जो है 2001 सेंसस से बोरो किया जा रहा है यहाँ पे। तो 11B में जो हॉस्पिटल है वो रूरल एरिया में सिचुएटेड है, और 11C में जो हॉस्पिटल है वो इंडिया में कहीं भी सिचुएटेड है, बस एक्सक्लूडेड एरिया में नहीं होना चाहिए। और ये है एक्सक्लूडेड एरिया जो अर्बन एरिया है। और 12 में कहा गया कि जहाँ पर भी जो अंडरटेकिंग इंडियन कंपनी है जिसको कि डिडक्शन एंटाइटल्ड है इस सेक्शन में, उस कंपनी को ही ट्रांसफर कर दिया जाता है बिफोर द पीरियड स्पेसिफाइड टू अनदर कंपनी। एक अमलगमेशन होता है, डीमर्जर होता है। तो जो अमलगमेटेड या डीमर्ज कंपनी है उसको डिडक्शन नहीं मिलेगा उस प्रीवियस ईयर में जिसमें अमलगमेशन या डीमर्जर हुआ था। और इस सेक्शन के प्रावधान इस अमलगमेटेड या रिजल्टिंग कंपनी पर अप्लाई करेंगे जैसे कि अमलगमेशन ना हुआ हो। और 13 में कहा जा रहा है कि सेक्शन 80IA के जो 5 से लेके 12 प्रावधानों को यहाँ इंपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ डेफिनेशंस है 14 सबसेक्शन में, इसमें मल्टीप्लेक्स थिएटर भी यहाँ देखिए डिफाइन किया गया है। मल्टीप्लेक्स थिएटर का मतलब है एक बिल्डिंग जो प्रिस्क्राइब्ड एरिया में बनी हो, जिसमें 2 या उससे ज़्यादा सिनेमा थिएटर हों और साथ में कमर्शियल शॉप्स भी हों, और उनका साइज़ ऐसा होना चाहिए, नंबर ऐसा होना चाहिए, और उनमें फैसिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए किसमें, इन थिएटर्स में, और जैसा कि प्रिस्क्राइब फैसिलिटी होनी चाहिए। प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज जो होता है वो a place where any temple, mosque, gurudwara, church or other places of worship of renown throughout the state of state is situated। जहाँ पे टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च या कोई भी पब्लिक वर्शिप की चीज़ जो है, जगह हो, जो जानी मानी हो, रिनाउन यानी अच्छी तरह से जानी मानी हो। उसके बाद रूरल एरिया भी डिफाइन किया गया। रूरल एरिया वर्ड डिफाइन किया गया जहाँ पॉपुलेशन ऑफ not less than 10,000, which has a population of not less than 10,000, और रूरल एरिया मीन्स एनी एरिया अदर दैन, मतलब उसके अलावा, मतलब 10,000 से कम की पॉपुलेशन वहाँ होनी चाहिए, 10,000 से कम। और दूसरे में एनी एरिया विद इन सच डिस्टेंस नॉट बीइंग मोर देन 15 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी, जो 15 किलोमीटर से पार है लोकल लिमिट से, वही रूरल एरिया के डेफिनेशन में आएगा। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर इनकम में जो लिमिट्स है उसको थोड़ा सा और एक्सपैंड किया गया है रूरल एरिया को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि अर्बन एरिया का फैलाव अब बढ़ रहा है, और इसलिए म्यूनिसिपल लिमिट से भी काफ़ी 15 किलोमीटर तक अर्बन टाइप का ही एरिया ज़्यादा चलता है। तो इसलिए इसको रीडिफाइन किया गया रूरल एरिया को। शायद एग्रीकल्चर इनकम के पर्पज़ से भी वहाँ भी इसको रिवाइज बाद में किया जा सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत जो डेफिनेशन है वहाँ से बोरो किया गया है।
उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रीजन भी डिफाइन किया गया है, जिसमें कि ये स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। और इसके अलावा इनिशियल असेसमेंट ईयर शब्द को ठीक से डिफाइन किया गया है, जैसे मल्टीप्लेक्स थिएटर में जो उसका मतलब वो असेसमेंट ईयर जिसमें कि सिनेमा हॉल जो था उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया कमर्शियल बेसिस, यानी कि पैसे लेके और वाणिज्यिक बेसिस पे शुरू कर दिया ऑपरेशन। और उसके बाद जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पैक, प्रिजर्व और प्रोसेस करने का बिजनेस है, या कोई इंटीग्रेटेड बिजनेस है फूड ग्रेन का, जिसमें फूड ग्रेन की हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन है, उस केस में इनिशियल असेसमेंट ईयर वो असेसमेंट ईयर है जिसमें वो अंडरटेकिंग अपना बिजनेस शुरू करती है, जिसमें बिजनेस शुरू होता है। मिनरल ऑयल के केस में जहाँ पर अंडरटेकिंग कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देती है या रिफाइनिंग का काम शुरू कर देती है मिनरल ऑयल का, और अगर वो साइंटिफिक या इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट का काम कर रही है तो वो असेसमेंट ईयर जिसमें कि कंपनी का अप्रूवल कर दिया गया पब्लिक प्रिस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा। और इनिशियल असेसमेंट ईयर वो है जो कि जिसमें इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चर का काम शुरू कर देती है या कोल्ड स्टोरेज प्लांट को ऑपरेट करना शुरू कर देती है या कोल्ड चेन फैसिलिटी को ऑपरेट करना शुरू कर देती है या शिप यूज में ले लिया जाता है या फिर होटल का बिजनेस फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर होटल नहीं है, यहाँ पर होटल का बिजनेस, कहीं पर होटल का बिजनेस है, कहीं होटल है। तो ये थोड़ा सा वेरिएशन बार बार आता है, इसको थोड़ा सा मेरे हिसाब से ठीक करने की ज़रूरत है। और कन्वेंशन सेंटर का भी वर्ड का भी डिफाइन किया गया है, एक बिल्डिंग जो कि प्रिस्क्राइब एरिया में बनी होती है, इसमें कई सारे कन्वेंशन हॉल होते हैं और उसका इस्तेमाल कॉन्फ्रेंस को होल्ड करने के लिए हो सकता है और सेमिनार्स को, और वो ऐसे साइज या नंबर का होना चाहिए कन्वेंशन सेंटर, और उसमें ऐसी फैसिलिटीज एमिनिटीज होनी चाहिए जो कि प्रिस्क्राइब फैसिलिटी एमिनिटी है। तो कन्वेंशन सेंटर के बारे में रूल होगा और उसके अनुसार वो कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। कोल्ड चेन फैसिलिटी जो है मतलब कि एक ऐसी चेन ऑफ फैसिलिटी जो कि जिसमें कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ठंडक में रखा जा सकता है, साइंटिफिकली कंट्रोल करके कंडीशंस को, जिसमें कि रेफ्रिजरेटेड कंडीशन हो सकती है, जिससे वो ताज़ा रहती हैं सब्जियाँ काफ़ी टाइम। तो इस प्रकार से 80IB सेक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, और अब इसका रूल देख लेते हैं। रूल 11E है। रूल 11 ये कहता है कि गाइडलाइन फॉर स्पेसिफाइंग कि कौन सी इंडस्ट्री बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट होगी जिसको डिडक्शन मिल रहा है 80IB 5 में। तो ये स्पेसिफाई करने के लिए कि नोटिफिकेशन के लिए एज इंडस्ट्री बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट Very good afternoon to all of you. Due to a power outage, I think we have to stop this lecture at this point of time. Particularly because हम लोग almost 1 घंटा या 5 मिनट का lecture कर चुके हैं. So I think we can stop it at this time and we can continue with the rest of the provisions tomorrow morning. So please join us at 9:45 AM in the morning tomorrow and be with us. We'll start the next lecture at 10 AM in the morning. सुबह 10 बजे हम आगे शुरुआत करेंगे, और अभी हम इस सेशन को क्लोज करते हैं, जिससे कि हम
अपना जो नेक्स्ट सेशन है टाइम समय से 9:45 पर आप आ जाइएगा। 10 o'clock विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। ये प्रोविज़न भी हमारा कंप्लीट हो गया है और इसलिए इसके जो रूल्स हैं इनसे शुरुआत करेंगे। 80 IB के रूल्स की शुरुआत करेंगे कल सुबह और उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो इसके साथ ही हम ये वाला आज का जो सेशन है इसको क्लोज करते हैं। और थोड़ा सडन करना पड़ा